हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो सीरीज मैंने शुरू की है उसका उद्देश्य कल भी बता दिया था और आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जिस स्थिति में भी आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो एक टाइम के बाद आप जब इस कंटिन्यू सीरीज से जुड़े रहेंगे तो एक स्थिति के बाद आप बूम कर जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, जहां आप बहुत कम समय में एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा, बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ करके। हालांकि मैंने यहाँ पर जो यूपीएससी हिंदी की टीम है आपको रिप्लाई करती है, लेकिन मैं कमेंट आप लोगों के जरूर पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसे एथिकल इंडिया ने लिखा है, बेहतरीन कदम लेकिन जारी रखिएगा सर, कुछ फ्री भी चलना चाहिए। बिल्कुल फ्री चलेगा और ये कंटिन्यू भी रहेगा। तो बहुत अच्छा, मतलब एथिकल इंडिया का भी सकारात्मक इनका रिस्पांस वहाँ से रहा है। रेनू रेनू करके हैं, इन्होंने लिखा है मच नीडेड सेशन, बहुत बहुत आभार सर। यूपीएससी हिंदी का जितना थैंक्स करें उतना कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और गार्गी यादव है, इन्होंने लिखा है प्लीज सर इसे रेगुलर रखें, बहुत बेनिफिट होगा हमें प्लीज। नीतीश श्रीवास्तव, बिल्कुल ये रेगुलर रहेगा, बहुत अच्छी सीरीज, कृपया इसे जारी रखें। ठीक है। नितिन गुप्ता ने लिखा है सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रकाश दुबे ने बहुत अच्छा लिखा है, अ, बहुत अच्छा सर। निधि सिंह ने लिखा है थैंक यू। आकाश ने लिखा है बेस्ट। गार्गी यादव ने लिखा है अगर इससे रिलेटेड कोई प्ले लिस्ट हो तो वो भी बता दीजिएगा प्लीज़। देखिए, अब ये दूसरा लेक्चर है, सॉरी वीडियो है, और जैसे ही 3-4 वीडियो बनते हैं, कोई प्लेलिस्ट जैसे बनेगी, मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। मतलब जैसे आगे की जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेंगे मैं शुरू में ही बता दूंगा कि प्लेलिस्ट बन गई है। जो नए हैं वो जा करके शुरू से देखते हुए आए। शिल्पी मिश्रा है, इन्होंने लिखा है सर प्लीज सारे पीआईक्यू सारे पेपर्स के करा दीजिएगा विद मॉडल आंसर प्लीज सर, मेंस के पीसीएस की कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। ठीक है। फिर इन्होंने राहुल कुमार मिश्रा ने लिखा है कि सर कृपया यह जारी रखें। फिर पायल शिव मिश्रा ने लिखा है बहुत बढ़िया सीरीज सर, थैंक यू। खान स्टडी सेंटर, इस सीरीज को लगातार बनाए रखा जाए, वेरी यूजफुल वीडियो, सचिन पांडे ने लिखा है। ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों का ये रिस्पॉन्स रहा, आप लोग की का कमेंट है जो मैं पढ़ता भी हूँ और अच्छा भी लगता है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा ये दूसरा है। कल के वीडियो में सिर्फ हमने एक ही प्रश्न पर डिस्कशन किया था, आज के वीडियो में भी एक ही प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल से जो वीडियो हमारा होगा उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें, क्योंकि यूपीएससी हिंदी संस्थान की तरफ से जो सृजन प्रोग्राम चलता है उसमें आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पर हर महीने शुरू होता है ये प्रोग्राम। 24 डेज में आपको कितने आंसर, 48 आंसर लिख करके भेजने होते हैं, जो हमारी टीम चेक करके आपको देती है। तो 48 आंसर, जब यहाँ पर आप एक दिन में आप 2 आंसर लिख रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम 2 आंसर पर प्रॉपर डिस्कशन करें। ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मिनट। प्रश्न है, और हाँ एक बात ये भी है कि वीडियो जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे लंबे नहीं होते, कोशिश होती है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। अब ये जो आज अभी शुरू में शायद 1-2 मिनट हो गए होंगे वीडियो चलते, ये जो शुरू में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे ये बंद भी कर देंगे, सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और एक बेहतर आंसर क्या हो सकता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बचे। अभी शुरू में जो हो जा रहा है हो जा रहा है। तो 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं, ट्रेवलिंग करते समय, सोने जा रहे हैं तब देख लीजिए। ये कि नहीं आप ये टारगेट रखिए कि इसके लिए स्पेशल कोई एक टाइम टेबल बना के बैठे हैं कि इसी टाइम देखेंगे, पता चला उस टाइम आप नहीं देख पाए तो वीडियो छूट जाएगा। तो आप ये समझिए कि वीडियो रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, आप किसी भी टाइम 10 से 15 मिनट का समय निकालिए। खाना खाने जा रहे हैं, आप बाहर होंगे, तो जब भी जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो 10-15 मिनट लगा करके ईयरफोन सुन लीजिए। सोने जा रहे हैं तब सुन लीजिए। तो 10 से 15 मिनट बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है। तो आप मतलब ये जरूर देखिए। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, संसद सरकार की कार्यकारी शाखा पर जांच व संतुलन सुनिश्चित करती है, मूल्यांकन करें। कोई संसद है, मतलब ऐसे ही पहले हम नॉर्मली भाषा में हम जो समझ रहे हैं समझना चाहिए कि कोई एक संसद है जो सरकार की कार्यकारी शाखा पर क्या करती है, जांच व संतुलन सुनिश्चित करती है। तो
संसद और सरकार की कार्यकारी शाखा होती क्या है, इसे यदि आप भूमिका में समझा सकते हैं तो सबसे पहले संक्षेप में इसे समझा दीजिए कि भाई संसद और सरकार की कार्यकारी शाखा होती क्या है, ताकि एग्जामिनर समझ सके कि आपको समझ है कि संसद और सरकार की कार्यकारी शाखा होती क्या है। अब यही संसद इसी सरकार की कार्यकारी शाखा पर जांच व संतुलन किस आधार पर सुनिश्चित करती है, उसकी चर्चा आप सेकंड पैराग्राफ में कर दें। फिर इसके बाद है मूल्यांकन करें। जब भी मूल्यांकन करें, परीक्षण करें, ऐसे टर्म यूज होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखिएगा। अभी तो इस प्रश्न के साथ ही पहली बार आया हुआ है, अभी आगे भी जैसे प्रश्नों में ये टर्म बार बार यूज होंगे तो मैं इस प्रश्न से और आने वाले प्रश्न के साथ तुलना करके बताऊंगा कि कैसे इन स्थितियों में हमें कैसा उत्तर लिखना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर समझ अपनी विकसित कर सकें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन करें जब ऐसे टर्म यूज हो रहे हैं तो ये यहाँ पर प्रश्न देखें तो प्रश्न में संसद जो है वो जो कार्यपालिका है, सरकार की कार्यकारी शाखा है, उस पर जांच और संतुलन तो सुनिश्चित करती है। उन आधारों पर तो हम चर्चा सेकंड पैराग्राफ में करेंगे कि वो कौन से आधार हैं जिस आधार पर संसद सरकार की कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण अपना रखती है। लेकिन जब मूल्यांकन करें जैसे टर्म यूज हो गए हैं तो हमें ये भी थर्ड पैराग्राफ में बताना होगा कि भाई पूरी तरह से संसद कार्यपालिका पर मतलब कंट्रोल नहीं रख पाती, कुछ सीमाएं हैं संसद के सामने, कुछ मतलब चुनौतियां हैं जिससे वो कमजोर कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है। लेकिन संसद कमजोर हो ये अच्छी बात तो है नहीं, तो इसके लिए हमें एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक है, मूल्यांकन करें ये सिद्ध करता है कि आपको बाद में आपको सुझाव देना होगा कि यदि कोई भी व्यवस्था लोकतंत्र के हित में है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए आपको अंततः एक सुझावात्मक निष्कर्ष भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए जो बच्चे ने आंसर लिखा है पहले इसको पढ़ते हैं, और जो मैंने कमेंट करके यहाँ पर बताया कि क्या और होना चाहिए जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो सके, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चे ने जो भूमिका लिखी है, भूमिका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सम्मिलित होती है। ठीक है, संसद में। अब सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन होता है, आप लिख सकते हैं कि पीएम होता है, मंत्रिपरिषद होती है, और राष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, होता है, आप लिख सकते हो। अब सेकेंड पैरा में हम आए तो संसद सरकार की कार्यकारी शाखा पर निम्न तरह से नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है, बच्चे ने जो पहला पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि आप विश्वास प्रस्ताव द्वारा बहुमत सिद्ध करना। यहाँ पर थोड़ा मतलब जो चीजें अंडरलाइन मैं कर दिया हूँ, वजह ये है कि अस्पष्ट नहीं हो रही थी बात। जो आप लिखना चाह रहे हैं ऐसा लिखिए कि वो अस्पष्ट हो, एग्जामिनर पढ़ने के बाद उसको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि आप लिख क्या रहे हैं, उसके लिए भी उसको सोचना पड़े कि बार बार ऐसे ऐसे कि अरे यार क्या लिख दिया है। आप ऐसा काम मत करिए, आप ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर पढ़े और समझ जाए कि आप लिख क्या रहे हैं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सत्ता पक्ष को उत्तरदायी ठहराना। जो विपक्ष होता है अविश्वास प्रस्ताव लाता है जब उसको लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो कमजोर हो रहा है, वो अल्पमत में जा रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, जो पारित हो जाता है तो सत्ता पक्ष जो होती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, मतलब वो सरकार गिर जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव का जो एक प्रावधान है वो सत्ता पक्ष को उत्तरदायी ठहराता है। एग्जाम्पल में देखें तो 1999 में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सत्तारूढ़ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपकी बातें और भी ज़्यादा ठोस तथ्यों या उदाहरणों के साथ क्या हो जाता है कि आपके पॉइंट जो होते हैं प्रूफ हो जाते हैं और आपके नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों आदि के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया जाता है। बजट पारित करने में चर्चा, जब बजट पारित होता है तो उस टाइम पे भी जो संसद होती है चर्चा करती है। जैसे उदाहरण में वित्त विधेयक कर लें तो इस पर प्रॉपर चर्चा होती है जिससे कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया जाता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग, बजट, तारांकित, अतारांकित प्रश्नों के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ये जांच और संतुलन के वे आधार हैं जिसके आधार पर कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखा जाता है। ये 4 पॉइंट बच्चे ने बताया है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि बच्चे ने जब ये 4 पॉइंट बताया है तो यदि मैं ये जो एरो बनाया हूँ इसको हटा दूं कुछ टाइम के लिए तो प्रेजेंटेशन आपका बिगड़ रहा है यहाँ पे। मतलब
समझ है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अजीब आपका आंसर देखने में लगता है। तो आप जब बिंदुवार क्रम में लिख रहे हैं तो कुछ या तो ऐसे बना दीजिए, या ज़्यादा अच्छा है आप एरो बना दीजिए, कुछ बनाइए कि लगे कि हाँ ये अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखें इसमें, तो एक पॉइंट ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान संसद के सदस्य सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर मंत्रियों से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मंत्री मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, तो मंत्रियों से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मतलब प्रश्नकाल के दौरान संसद किस तरह से कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहरा रही है, वो इस पॉइंट से भी सिद्ध होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है इस पक्ष में। अब इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। बच्चे ने लिखा है संसद द्वारा संतुलन, पता नहीं क्या है। फिर इसके बाद ये चार जितने भी पॉइंट हैं पढ़ने पर कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहे हैं, प्रश्नानुसार मतलब बहुत ज्यादा जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, संसद सदस्यों पर आपराधिक कार्यों से उन्मुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं कि क्या होना चाहिए प्रॉपर, उसको मैंने लिख के दिखाया है। और जो आपकी सब जो हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पर ये होनी चाहिए कि कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखने में निहित चुनौतियां किसके सामने, संसद के सामने, क्योंकि मूल्यांकन करना है। तो अब क्या चुनौतियां हैं इनको देखिए। पहला पॉइंट मैंने बताया कि सत्तारूढ़ पक्ष का बहुमत होने से विपक्षी दल का दबाव कार्यपालिका पर कम हो जाता है। मतलब जो सत्तारूढ़ पक्ष बहुमत में होता है तो जो विपक्षी दल होता है वो विपक्षी दल का जो दबाव है कार्यपालिका का कम पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो संसद के जो सदस्य हैं वही कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। जो कार्यपालिका में है वो संसद का हिस्सा होते हैं, मतलब जो राज्यसभा है लोकसभा है, इनसे ही तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो, और ये सॉरी यार आज पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रहा है मामला। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है कि संसदीय समितियों की कम होती भूमिका। मतलब जैसे संसदीय समितियों को लघु संसद भी कहा जाता है, और वर्तमान में क्या हो रहा है कि संसदीय समितियों की भूमिका कम हो रही है। जब इनकी भूमिका कम होगी तो कार्यपालिका तानाशाही की ओर अग्रसर होगी। एग्जाम्पल में आप कुछ ठोस तथ्य या उदाहरण दे दीजिए। जैसे 15वीं 16वीं लोकसभा में क्रमशः देखें तो 15वीं लोकसभा में 71 और 16वीं में 25% बिल संदर्भित किए गए किसके सामने, संसदीय समितियों के सामने। यदि संसदीय समितियों के पास सामने का विधेयक नहीं आ रहे हैं चर्चा करने के लिए, उस पर अपने सुझाव देने के लिए, तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका जो है वो तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही है और संसद जो हो रही है कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। उसी तरह से ये भी पॉइंट था कि सत्तारूढ़ पक्ष जब बहुमत में होता है तो अपनी मनमानी करता है, विपक्षी दल संख्या में कम होते हैं, इससे ये कार्यपालिका पर दबाव कम बना पाते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में देखिए कि वर्तमान में क्या है, बहुमत की सरकार है, जो चाहती है वो करती है। जैसे कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा देना, फिर कृषि बिल को पारित किया, हालांकि दबाव बहुत सारे दबाव पड़ने के बाद उसको वापस पुनः मतलब ले लेना। तो जब बहुमत में सरकार होती है तो वो बहुत तेजी से कोई भी निर्णय लेती है, उस पर संसद का बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता कार्यपालिका पे। तीसरा पॉइंट देखें तो कार्यपालिका द्वारा बार बार अध्यादेश लागू करना। कार्यपालिका में अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो अध्यादेश जो होता है राष्ट्रपति लागू करता है, लेकिन वो लागू करता है किसके सुझाव पर, जब मंत्रिपरिषद सुझाव देती है, या एक तरह से कहें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब प्रधानमंत्री कहता है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करता है। वर्ष 2013-14 में देखा जाए लागू करता है। अध्यादेश एक कानून है, आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यादेश एक कानून है, और कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। अब कौन अध्यादेश जब लागू करती है कार्यपालिका, तो अब यहाँ कानून बनाने का काम कौन कर रही है, कार्यपालिका कर रही है। इसका मतलब यह कार्यपालिका संसद को कमजोर कर रही है। तो ये सब बिंदु कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि संसद कमजोर हो रही है। कैसे कमजोर हो रही है, ये 3 पॉइंट सिद्ध कर रहे हैं। आपको इसी तरह बताने की जरूरत थी। ये सब जो आपने लिखे हैं पॉइंट कहीं से मतलब बहुत चुनौतियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं। तो हमें जो भी उत्तर लिखना चाहिए ऐसा लिखना चाहिए कि उसका कुछ अर्थ निकले। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिया है कि वर्ष 2013 से 14 में प्रतिभूति कानून संशोधन अध्यादेश को 3 बार प्रख्यापित किया गया। मतलब 3-3 बार लागू करना पड़ रहा है किसी एक अध्यादेश को। तो मतलब ये बात तो है कि कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं चल रही हैं।
अब निष्कर्ष पर आए तो निष्कर्ष में बच्चे ने लिखा कि उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से संसद की कार्यकारी शाखा जांच और संतुलन सुनिश्चित करती है। देखो बहुत ही अधूरा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मूल्यांकन करें तो उसमें आपको जब आपने बता दिया कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण तो रखती है, लेकिन मूल्यांकन जब पूछा गया है तो आपको ये बताना पड़ा कि चुनौतियां भी संसद के सामने हैं। जब संसद के सामने चुनौतियां हैं तो हम इस उत्तर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। संसद को हमें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव तो देने होंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने जब पॉलिटी पढ़ा है या जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या बेसिक्स एक मतलब ऐसे भी समझ के हिसाब से आप देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें संसद का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप सुझाव देंगे कि भाई देखो संसद को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके लिए जैसे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ सजेस्ट किए हैं, आप और भी बिंदु निष्कर्ष में जोड़ करके अपने निष्कर्ष को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अतः लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चाहिए कि कार्यपालिका है वो डीसी बाधवा जैसे केसों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। मतलब कार्यपालिका ने जब अध्यादेश के दुरुपयोग को देखा तो इन्होंने डीसी बाधवा ने कहा कि भाई कार्यपालिका, आपका ये काम नहीं है कि आप बार बार किसी अध्यादेश को लागू करें। ये काम विधायिका का है, ये काम संसद का है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जरूरत जहां है आप अध्यादेश लाइए। जैसे कोविड के टाइम पे आप देखें तो कोविड के टाइम पे बैठक हो नहीं सकती थी सदन में, तो उस टाइम पे कार्यपालिका अध्यादेश लाए। उस टाइम पे कोई वोटिंग की जरूरत नहीं होती, किसी भी साधारण विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है पारित करने के लिए किसी भी कानून को। तो वहां पर कार्यपालिका यूज करें ना। संविधान सभा के सदस्यों ने किसी भी प्रावधान को ऐसे नहीं ला दिया कि आप लोकतंत्र की हत्या करें। उसको इसलिए लाया गया कि विशेष परिस्थितियां जब पैदा होती हैं, सदन नहीं बैठ सकता है, संसद नहीं बैठ सकती है, तो उस टाइम पर कार्यपालिका को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती है। तो उन संदर्भों में कार्यपालिका को मतलब अध्यादेश का प्रयोग करना चाहिए। बहुत विस्तार में हम समझाएंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप संक्षेप में इतना भी लिख देंगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा। एग्जामिनर जो है वो सम बहुत ही ज्यादा मतलब योग्य है, तभी वहां पर है। आप इतना इंडिकेट करेंगे वो समझ जाएगा कि अरे वाह क्या बच्चा बताना चाह रहा है। ये कि नहीं आप पूरा लिखने बैठ गए कि भाई देखो डीसी बाधवा केस में ये डिसीजन दिया गया था। बहुत ही लंबा नहीं खींचना है। क्या दिया गया था डिसीजन आप तब देंगे जब अध्यादेश से जुड़े हुए मतलब सिर्फ अध्यादेश पर आधारित आपका प्रश्न होगा, तो वहां पर डीसी बाधवा केस में जो निर्णय दिए गए हैं आप वहां पर विस्तार से बताइए, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं आपको इंडिकेट करना है तो आपको बहुत विस्तार से नहीं बताना है। संक्षेप में आप एक बताइए कि भाई डीसी बाधवा केस में कुछ ऐसे ऐसे चीजें दिशा निर्देश दिए गए, कार्यपालिका को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर लिखने की कोशिश करना हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ लीजिए वो बैठा है उसको सब पता है। आप बस इंडिकेट करिए वो समझ जाएगा। बस आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि इंडिकेट कितना और कब कैसे करना है, इसी को जानना है। और यही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो डीसी बाधवा केस में जो न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। बस इतना है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए चाहिए कि डीसी बाधवा जैसे केसों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जन जागरूकता बढ़ा करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। आदि मैंने लिखा है, मतलब और भी इसमें सुझाव एक दो आप ऐड कर सकते हैं। ये जो दो सुझाव मैंने दिए हैं आप इसको रिलेट कर सकते हैं किससे, कार्यपालिका डीसी बाधवा वाले को आप अध्यादेश से कर सकते हैं। और जन जागरूकता के बारे में ये है कि जब सत्ता पक्ष बहुमत में हो तो उस स्थितियों में यदि जन जागरूकता लोगों में बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि संसद यदि कमजोर है, यदि विपक्ष कमजोर भी है, तो जनता कंट्रोल करेगी बहुमत वाली सरकार को। तो जन जागरूकता भी जरूरी है। आप इतना लिख दे रहे हैं तो एक एग्जामिनर खुद ही अपने माइंड में सोच लेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बच्चों को देखा है किसी पॉइंट को बहुत विस्तार से बता रहे कि जन जागरूकता बढ़ा करके जब सत्ताधार बहुमत जो भी अभी मैंने पहले अभी बोला उन सभी बातों को बहुत विस्तार से वो लिख देते हैं। यही सब हमें नहीं करने हैं डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा भी अब समझे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम समझते रहेंगे और ऐसे टर्म जो मूल्यांकन परीक्षण जैसे शब्दों का जो यूज होता है प्रश्नों में उसको धीरे धीरे एक स्थिति के बाद हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे आप। उम्मीद ठीक है, और अच्छी रैंक के साथ आप मतलब अधिकारी भी बनेंगे। ये मेरी मतलब ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस सीरीज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।